Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MHI 109 के पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है MHI 109 का, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप मेरे दोनों वीडियोस को देख के अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के जो एक दो वीडियोस और हैं उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है। सो गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आपको अपने लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और MHI 109 के जो गेस्ट पेपर है उसको परचेज कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। शिमला सम्मेलन के बारे में बात करनी है। शिमला, दैट इज़ नाउ शिमला, इट इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड इरविन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सम्मेलन कब होता है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड इरविन। तो शिमला सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड इरविन भारत के वाइसरॉय थे। यहाँ पे इसका मेन पर्पस था डिस्कस करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि भारत का जो संवैधानिक भविष्य है उसके बारे में इसमें बात की जाएगी, एंड सिक्योर करना पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इन द गवर्नेंस, कि भारत के राजनीतिक नेता जो हैं वो प्रशासन में भागीदारी लेंगे, उसके बारे में इसमें बात की गई थी। तो ये थी आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस। इसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नेताओं की भागीदारी देखने के लिए मिलती है। इंडियन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया गया था इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी इधर प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। तो महात्मा गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस वहाँ पे जाते हैं आफ्टर साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी ने गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। संवैधानिक सुधारों पर ध्यान दिया गया। तो चर्चा का मुख्य विषय था सरकार में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, कि कैसे जो इंडिया में सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको बढ़ाया जाए और देश के अंदर जो कम्युनल टेंशन्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। लेकिन सहमति तक ये लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जो सम्मेलन है वो असफल रहता है क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुस्लिम प्रतिनिधित्व के अनुपात पर सहमत नहीं हो सके थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वजह से ये एग्रीमेंट मतलब नहीं हो पाता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आप नेहरू रिपोर्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको बताएंगे एंड उसकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी उनके बारे में बात करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट को गाइस प्रिपेयर किया गया था इन 1928 बाय द कमिटी चेयर्ड बाय द मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए संवैधानिक ढांचे को प्रस्तावित करना। It aimed to provide constitutional reforms and self-government within the British Empire without resorting to confrontation। तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर संवैधानिक सुधार और स्वशासन प्रदान करना था बिना किसी संघर्ष के। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की मांग की गई थी? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे मांग होती है। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मतलब स्वशासी प्रभुत्व मिलेगा, कि जो भारत है वो रहेगा तो ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही, लेकिन भारत में क्या होगा? स्वशासन होगा। ठीक है, तो इंडिया वुड बी अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे मांग की गई थी। सो इट प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा संघवाद होता है, संघवाद के अंदर आपके केंद्र और जो आपका राज्य होता है उनके बीच में गाइज हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन रहता है। तो उसको इसने प्रपोज किया। फंडामेंटल जो आपके राइट्स होते हैं जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, इन सभी को इसने सुनिश्चित किया। अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रस्तावित की गई, लेकिन अलग मतदाता वर्ग नहीं था। हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी उर्दू प्रपोज एज द ऑफिशियल
लैंग्वेज। तो इसके अंदर एक सरकारी जो भाषा रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, उसके बारे में भी बात की गई। तो ये कुछ 4-5 मतलब की प्रोविजंस हैं जो आपको नेहरू रिपोर्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कमियां थी, जैसे कि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया और मुस्लिमों ने बोला कि हमें हमारा जो इलेक्टोरेट्स है वो अलग करो, क्योंकि उन्हें डर था हिंदू के डोमिनेंस का। और रिपोर्ट ने फुली जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी उन्हें एड्रेस नहीं किया। बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिला और कांग्रेस के अंदर ही इसमें सहमति नहीं बन पाती है। तो कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अन्य पार्टी और समुदाय भी इससे असंतुष्ट रहे, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी बढ़ जाता है। तो ये हो गए इसके फेलियर्स जो आप बताएंगे। देन आपका अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी स्वराज पार्टी थी उसके क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स थे एंड हाउ डिड स्वराज पार्टी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। भारत का जो नेशनल मूवमेंट है उसकी ग्रोथ में स्वराज पार्टी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1923 by the Motilal Nehru and Chittaranjan Das after the failure of non-cooperation movement। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कब की थी, जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया था। एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वॉज टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम विद इन। और अंदर से मतलब ब्रिटिशर्स को विफल करना इनका था उद्देश्य, और इंडिपेंडेंस को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जीवित रखना इनका उद्देश्य था। अगर हम मेजर अचीवमेंट की बात करें तो इसको काफ़ी सीट्स मिलते हैं। स्वराज पार्टी ने प्रांतीय परिषदों में महत्वपूर्ण सीटें जीती और अपने स्थान का उपयोग ब्रिटिशों के दमनकारी कानूनों और बजट प्रस्तावों का विरोध करने के लिए किया। इसने समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का काम किया, डिबेट्स के माध्यम से, रेजोल्यूशंस के माध्यम से, काउंसिल एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को मतलब अपने उनके अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित किया। लीडर्स को एकजुट करने का काम करते हुए ब्रिटिश शासन पर इन्होंने दबाव बनाया। तो विधायी परिषदों के विरोध के मंच के रूप में उपयोग करके स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश कमजोरियों को उजागर किया और प्रशासन तथा नीतियों में सुधार का दबाव बनाया। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी क्या भूमिका रही, तो इसने जो एक स्पिरिट है ना बना के रखी थी मास स्ट्रगल की। इसकी अप्रोच रही थी संवैधानिक, और जो पार्टी है उसने एक्टिवली फ्यूचर मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया इन्होंने और लीडर्स को एकजुट करने का काम किया। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे अचीवमेंट्स थे स्वराज पार्टी के जो आप बताएंगे। एंड इन द कंक्लूजन आप कह सकते हो कि स्वराज पार्टी दो लिमिटेड इन पावर, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंसोलिडेटिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट को संगठित करने में इसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, लोगों को एजुकेट करने में, और जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है उसको गाइज अलाइव रखने में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जहाँ पे आपको बात करनी है कि स्वदेशी आंदोलन का जो पतन है वो क्यों हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन के पतन के कौन कौन से कारण हैं उन पे आप चर्चा करेंगे। So the Swadeshi movement launched in the year 1905 against the partition of Bengal। किसके खिलाफ था ये? 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। ठीक है, ये प्रारंभ में व्यापक राजनीतिक जागरूकता और जंग भागीदारी पैदा की, लेकिन 1908 और 11 तक ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और उसके पीछे कई सारे कारण थे। जैसे कि सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिशर्स का, जो वो हमारा दमन करते थे। ठीक है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में डाल देना, उन पे प्रतिबंधों को लगा देना, और बंगाल को दोबारा से उन्होंने रीयूनाइट भी कर दिया था। तो 1911 में ब्रिटिशों ने बंगाल को पुनः विलय कर दिया, जिससे आंदोलन का मुख्य राजनीतिक जो मुद्दा था वो ही समाप्त हो गया। तो आंदोलन खत्म हो जाता है क्योंकि वो बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ शुरू हुआ था। जब वापस एक कर देंगे तो फिर मतलब मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और नेतृत्व की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो प्रारंभिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया या हतोत्साहित किया गया, जिससे संगठन और गति खो गई। इसकी कुछ आर्थिक सीमाएं थी, जैसे कि भारतीय उद्योग और कारीगर स्वदेशी वस्तुओं की जो पूरी मांग को पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है, जितनी डिमांड थी कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, तो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी भारत से। और जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज थी और मॉडरेट्स थे ना, उनकी भी स्ट्रेटजीज अलग अलग थी। तो हमारे उग्रपंथी और मध्यम पंथियों के बीच मतभेद भी थे उस टाइम पर।
So despite its decline, the Swadeshi movement played the crucial role in raising nationalist consciousness. लेकिन भले ही उसका डिक्लाइन होता है, पर उसने हमारे देश की जनता में कॉन्शियसनेस को जगाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और हमारे देश की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रमोट किया, फ्यूचर के मूवमेंट को इंस्पायर किया, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फिर है कि किसानों का क्या रोल रहा दोस्तों फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो पीजेंट मूवमेंट्स वर द ग्रास रूट मूवमेंट लीड बाय फार्मर अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो किसान आंदोलन ज़मीनी स्तर के आंदोलन थे जो किसानों के द्वारा औपनिवेशिक शोषण, उच्च कर और दमनकारी ज़मींदारों के खिलाफ थे, और इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इन्होंने रूरल इंडिया को मोबिलाइज किया था। यहाँ पे इन्होंने गाइज जो मूवमेंट्स थे जैसे कि बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये सारे जो है आर्थिक शोषण को उजागर करते हैं, ठीक है। बारदौली, खेड़ा, चंपारण जैसे आंदोलन उच्च कर, अनुचित किराया और दमनकारी नीतियों के खिलाफ थे, और पीजेंट्स मूवमेंट्स ने जो है लार्ज सेक्शन जो थे रूरल पॉपुलेशन का उसको मोबिलाइज किया। किसान आंदोलन ने ग्रामीण जनता के बड़े हिस्सों को संगठित किया, जिससे राजनीतिक जागरूकता और एकता बढ़ जाती है, और स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा किसानों ने। तो लीडर्स जैसे कि गांधी, तिलक जो हैं, इन्होंने पीजेंट के स्ट्रगल्स को एक बड़ी फाइट के साथ जोड़ा। इंडिपेंडेंस की एक बिग फाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अहिंसक आंदोलनों की रणनीतियों का वो परीक्षण करते हैं, तो देवर द मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट अरीनाज। किसान आंदोलन अहिंसक विरोध, हड़ताल और सविनय अवज्ञा जैसी अहिंसक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बने, जिसने बाद के आंदोलनों को प्रभावित किया, ठीक है। और कॉलोनियल अथॉरिटी को इन्होंने वीक किया। तो इन आंदोलनों ने ब्रिटिश राज की राजस्व नीतियों को चुनौती दी, जिससे प्रशासनिक सुधार हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में औपनिवेशिक सत्ता की जो कमजोरी है वो उजागर हुई। तो इन्होंने गाइस ये 4-5 चीज़ें हैं जो किसानों के बारे में आप बताएंगे कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया उन्होंने, जनता को एकजुट करते हुए जो मुद्दे थे, ग्रास रूट लेवल के जो मुद्दे थे उनको नेशन का मुद्दा बनाया, और इनके सारे मेथड्स आपको मोस्टली नॉन वायलेंट देखने के लिए मिलते हैं। कॉलोनियल अथॉरिटी को इन्होंने वीक किया, एंड इन द कंक्लूजन आप बोलेंगे कि जो पीजेंट मूवमेंट है दे आर वेरी क्रूशियल इन बिल्डिंग द मास बेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के काफ़ी ज़्यादा अभिन्न हिस्से यानी कि एसेंशियल पार्ट बन गए थे। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको MHI 110, 111 या अगर आपने अभी तक 109 के लिए भी गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप ज़रूर करना चाहिए एंड गिव इट अ ट्राई टू द गेस्ट पेपर, कि हो सकता है कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में कुछ आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं 1010 जो पेपर कोड है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।